Good morning, students. Those who are online, can you hear my voice? Okay. चलो सब लोग आते हैं तब तक 2-3 मिनट। किसी को कुछ पूछना है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। फिर मैं अपने एंड से जो मुझे आपको फास्ट ट्रैक थोड़ा बताना है वो मैं बता देता हूँ। विल स्टार्ट इन 1 मिनट। ओके, 8:05 को स्टार्ट करने के लिए बोला था, तो विल स्टार्ट एट 8:05। चलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो न्यू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है उसका मतलब बाकी सब परफेक्ट हो गए, बराबर। बाकी सबको आ गया है लॉ। यूं तो लॉ देखो, जितना भी सेड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, आप जब एग्जाम देते जाओगे, टेस्ट देते जाते हो, मेन एग्जाम में बैठोगे तो उतना फियर नहीं रहेगा। ओके, नाउ सी वन थिंग आई वांट टू टेल यू, दोज हु आर लेट दे विल नॉट गेट आइडिया। सी, एक लॉजिक क्या है सेशन का, कि लॉ है ना, कभी 2-3 घंटे में पूरा रिवाइज नहीं हो सकता, आप समझ लो। वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो सर आप क्या करवाने वाले हो? मैं खाली एक्सट्रैक्ट करवाने वाला हूँ 2-3 एक्ट का। उसमें भी सबसे बड़ा एक जो है ना, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका थोड़ा समराइज फॉर्म बता रहा हूँ, और सोगा का पहला दो यूनिट फास्ट ट्रैक। सर बाकी सब सी कंपनीज एक्ट हमने क्लास में 2-3 बार रिवाइज किया है, एलएलपी में उतना कुछ है नहीं, पार्टनरशिप स्टोरी लाइन पे होता है। सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, दैट इज स्टूडेंट का टाइम बहुत बिगड़ जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करने में, बिकॉज इट इज वेरी लेंदी। ओके, और उसमें से पूछते भी हैं, उसमें छोटे बड़े केसेस भी होते हैं जो दिमाग में से निकल जाते हैं। So what I am going to do is I am going to cover almost 1.5 hour or say 2 hours Indian Contract Act full revision fast track with case studies. Case studies में थोड़ा टाइम डालेंगे, बुलेट पॉइंट्स बाकी सब में देखते हैं, बराबर। बट एक चीज याद रखना, अगर कोई एग्जाम के अगले दिन यूट्यूब पे बोलता है कि मैं पूरा रिवीजन करवाता हूँ, डोंट वेस्ट टाइम, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, और ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे, उल्टा अपने फंस जाएंगे। एग्जाम के टाइम आपका जितना रिफर कर सकते हो उतना रिफर करने का डेप्थ में।
यूं तो आपका एक एक दिन का एग्जाम का छुट्टी है, but hope you are aware about the news going on in market right now about that new virus, new mutant virus, omnivoron or something like that. तो अगर एग्जाम तो डिक्लेयर हो गई है तो कैंसिल होने का स्कोप नहीं है, बट कभी कुछ आगे पीछे हुआ, कोई पर्टिकुलर एक या दो स्टेट में एक एग्जाम कैंसिल हुई, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपकी छुट्टी बंद भी हो जाए, एक दिन का गैप। इसलिए आपको पहले बोला था कि वी हैव ट्राइड टू वर्क इन द एक्सट्रीम सिनारियो, यानी अभी आपका जो एक मॉक टेस्ट बाकी है उसमें छुट्टी नहीं है। अब जब छुट्टी नहीं है तो आप क्या करने का, जितना मैक्सिमम रीड कर सकते हो उतना रीड करके चिंता मत करो क्या बाकी रह गया है, कितना बाकी, ठीक है वो तो बाकी रहेगा, एक दिन होगा तो जो बाकी रहता है उसको खाली नोट डाउन करो कि वंस दिस एग्जाम एंड्स विच इज विथ नो गैप्स, तो उसमें आपने मान लो कि लॉ में 5 में से 3 एक्ट पढ़े, 2 रह गए, तो जब एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद वो 2 एक्ट पढ़ लो। मैथ्स में मान लो 16 चैप्टर में से 8 की 8 रह गए, तो एग्जाम के बाद वो 8 चैप्टर का रिवीजन करो। सो कीप अ ट्रैक कि व्हाट यू हैव डन इन दैट वन डे। ओके, डोंट डू अननेसेसरी रिपीटिशंस। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये नोट्स मैंने आपको शेयर की है आपके ऐप के अंदर, मटेरियल में ये मिल जाएगा आपको, बराबर। ये क्या है, सब चार्ट फॉर्म है, फास्ट ट्रैक। सो वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम। सो एज आई सेड, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। सेक्शन 10 में आता है शुरुआत के कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं, उसमें क्या की एलिमेंट्स हैं। सो की एलिमेंट क्या होता है, मेन एलिमेंट। तो मेन एलिमेंट कंसेंट फ्री होना चाहिए, दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज डिक्लेयर टू बी वॉइड। दिस आर की कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट। ओके, इतनी चीज तो होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने लिखा नहीं है बट लॉजिकली वो पार्ट भी होना चाहिए, यानी नॉट गिवन इन सेक्शन 10 बट इट शुड बी देयर एज ए वैलिड एसेंशियल, कि भाई 2 पार्टी होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लीगल फॉर्मालिटी, मीनिंग निकलना चाहिए, और परफॉर्मेंस होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल बेसिक, यानी ये 10 पॉइंट होते हैं सेक्शन 10 में, जो नॉर्मली बुक में आपको 4-5 पेज तक समझाते रहते हैं। अभी इसके अंदर क्या लिखना है, दैट यू नो वेरी वेल। फिर आता है प्रपोजल एंड ऑफर। ओके, ऑफर क्या होता है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अनदर हिज विलिंगनेस, एक पार्टी दूसरी पार्टी को बेचने के लिए बोल, या नहीं करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, करना या नहीं करना उसके लिए सामने वाली पार्टी का परमिशन, दैट इज एसेंट। डिसेंट यानी ना बोलना, एसेंट यानी हाँ। एंड टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस, भाई ये तुम काम करोगे या नहीं करोगे, दोनों के लिए हम ऑफर दे सकते हैं। व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। एसेंशियल्स क्या होता है कि भाई एटलीस्ट 2 पार्टी होनी चाहिए, एक ऑफरर एक ऑफररी, विलिंगनेस होनी चाहिए कि भाई मैं आपको बेचना चाहता हूं, या आप मेरे लिए एक काम करो या ना करो, एंड विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, यानी डेफिनेशन को स्प्लिट किया है, तो ये 3 चीज होनी चाहिए उसमें। ऑफर सर किस तरह से होती है, ऑफर बोलने से, एक्ट से होती है, वर्ड से होती है, कंडक्ट से होती है, रिटर्न होती है, और ओरल होती है, या फिर कुछ नहीं बोलना भी एक ऑफर होती है कई बार। एब्सटिनेंस। टाइप्स ऑफ ऑफर की बात करें तो ये शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, मैंने आपको बोला था, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। ओके सर, इसके अंदर क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। शॉर्ट में जाते हैं तो जनरल ऑफर यानी ऑफर विच इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, पूरी दुनिया को जो ऑफर देते हैं, कौन एक्सेप्ट कर सकता है, एनी वन कैन एक्सेप्ट। स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन को दी जाती है एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन ओनली। क्रॉस ऑफर आइडेंटिकल, एक जैसी ऑफर एक दूसरे को हम देते हैं सेम टाइम में, आमने सामने, जो पुराने जमाने में होता था, अभी पॉसिबल नहीं है, बट मैंने बोला था उसको ऑफर नहीं बोलते क्योंकि इट इज नॉट बाइंडिंग। देन काउंटर ऑफर क्या होता है, हमने ऑफर दिए सामने वाली पार्टी को, सामने वाली पार्टी ऑफर ही है, हम कौन है, ऑफरर। यानी मैंने आपको ऑफर दी, ये बाइक चाहिए 80,000 में, आपने बोला सर 50 में देनी है तो दो, यानी मैंने आपको ऑफर दी और ऑफर ही सामने एक्सेप्टेंस करती है सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन। मैंने 80 बोला, आप 50 बोल के बोल रहे हो कि सर 50 में देनी है तो दो, इसका जो मेरा ओरिजिनल ऑफर था, आपका जो ऑफर आया उसे काउंटर ऑफर बोलते हैं। और अगर मैं काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करता हूं तो ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाएगी। ओके, मैंने हाँ बोला
तो बाइक के मुझे 50 मिलेंगे, 80 नहीं। सो काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। फिर स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है ना, ऑफर कंटिन्यूअस नेचर जो चालू ही रहता है, विच रिमेन्स ओपन, उसे कंटिन्यूअस ऑफर बोलते हैं। और छोटे बड़े केस है, जो केस आपको ऑलरेडी पता है, उसमें बहुत टाइम पास नहीं करेंगे। ओके, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी इज अ लैंडमार्क जजमेंट। क्या हुआ था आपको पता है कि भाई एक लेडी थी, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, फार्मास्यूटिकल्स की दवाई ली थी, इन्फ्लुएंजा ना उसके लिए, बट उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, लेकिन पढ़ा था उसने, कहा न्यूज़पेपर है। तो डिसीजन क्या आया, इट वाज हेल्ड, ये हेल्ड वर्ड लिखने का, कंक्लूजन जब लिखते हो तब हेल्ड यानी कंक्लूजन, कोर्ट का क्या कहना था। इट वाज हेल्ड दैट सी कुड रिकवर द अमाउंट, उसको पैसे मिलेंगे फ्रॉम स्मोक बॉल्स एज सी एक्सेप्टेड द ऑफर। और कौन सी ऑफर थी वो, जनरल ऑफर थी। तो सेक्शन 8 of Indian Contract Act, anyone performing conditions of the offer can be considered to have accepted the offer and until the general offer is retracted or withdrawn। जनरल ऑफर वापस ले ली तो बात अलग है, बट अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया है, anyone can accept at any time, जब वो ऑफर चल रही है। तो यहाँ पे कार्लिल को पैसे मिलते हैं, उसको रिवॉर्ड मिलता है, क्योंकि आपने जनरल पेपर दी, एडवर्टाइजमेंट दी थी। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो तो खाली एडवर्टाइजमेंट थी। खाली क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट दी जनरल यानी एनीवन कैन एक्सेप्ट। लालमैन वर्सेस गौरी दत्त का केस आपको पता होगा, उसमें एक लड़की थी, नेफ्यू मिसिंग थी, सब उसको ढूंढने गए, लालमैन नौकर था जो उसको ढूंढने गया, पहले मिला नहीं, बाद में मिला। लेकिन यहाँ पे आपने ऑफर दे दी थी, जो बच्चे को ढूंढ के लाएंगे उसको पैसे देंगे, बट लालमैन जो था उसको ऑफर ही पता नहीं थी। तो जब तक आपको ऑफर पता नहीं है, आप एक्सेप्ट कैसे करोगे, वो क्वेश्चन आता है। तो इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड, नौकर को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। क्योंकि प्री एलिमेंट क्या होता है, एक ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। आप बोलते हो कि सर मुझे एक्सेप्टेंस करना है, बट आपको ऑफर ही पता नहीं थी। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट दैट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom it is made। In Lalman's case, defendant's nephew absconded from home, but plaintiff, who was defendant's servant, was sent to search for missing boy, and after the plaintiff had left, ओके, लालमैन चला गया, उसके बाद हमने अनाउंस किया था इनाम, समझो 501 का, कि who will find the boy। The plaintiff was unaware about the reward, so was successful in searching the boy। लेकिन उसको रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं था, तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा नहीं, बराबर। और when he came to know about the reward, जब उसको पता चला ये रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो has been announced in his absence, he brought an action against the defendant कि भाई मुझे रिवॉर्ड चाहिए। सो कोर्ट ने क्या बोला, इट वाज हेल्ड दैट सिंस द प्लेंटिफ वाज इग्नोरेंट अबाउट द ऑफर ऑफ रिवॉर्ड, हिज एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द लॉस्ट बॉय डिड नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, सो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड। ये भी एक अच्छा केस है, याद रखने जैसा, बराबर। लालमैन वर्सेस गौरी दत्त। फिर आता है बोल्टन वर्सेस जॉन्स। ये केस क्लास में कई बार बच्चे पूछते हैं। ये ऐसा था कि बोल्टन हैज टेकन ओवर द बिजनेस ऑफ वन ब्रोकलहर्स्ट, ब्रोकलहर्स्ट था उसका बिजनेस, बोल्टन ने टेक ओवर कर लिया, बराबर। अभी आप ध्यान से सुनो, डोंट गेट कंफ्यूज। एक ब्रोकलहर्स्ट ऐसा लिख रहा हूँ, ब्रोकलहर्स्ट का बिजनेस बोल्टन ने खरीद लिया, यानी बोल्टन इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अब उसको सब लेना देना है, बिजनेस पूरा उसने खरीद लिया। अभी एक जोन्स था, जोन्स को ब्रोकलहर्स्ट के पास मान लो 10,000 रुपए लेने थे, बट ब्रोकलहर्स्ट तो पैसे नहीं थे उसके पास, इसलिए उसने बिजनेस बेच दिया। तो जोन्स ने ब्रोकलर्स को क्या बोला कि भाई तुम मुझे गुड्स दे दो। अभी देखो उस गुड्स के सामने उसको 10,000 सेट करने के थे, पैसे देने के नहीं थे। तो जोन्स ने ब्रोकलहर्स्ट को ऑर्डर दिया। अब ब्रोकलहर्स्ट तो बिक चुका है बोल्टन के हाथ, तो बोल्टन ने क्या सोचा कि भाई चलो मेरा कस्टमर है, ऑर्डर आया, तो बोल्टन ने इसको गुड्स दे दिए। मांगे नहीं थे, जोन्स ने ब्रोकलहर्स्ट से पैसे मांगे थे, गुड्स मांगे थे, बोल्टन से नहीं, बट फिर भी बोल्टन ने बेच दिया और फिर बिल भेजा। अब जोन्स पैसे नहीं दे रहा है, जोन्स क्या बोलेगा कि भाई ये जो मैंने आपको ऑफर था ना, ये मेरा स्पेसिफिक ऑफर था, जनरल ऑफर नहीं था, मैंने ब्रोकलहर्स्ट को बोला था, आपको नहीं बोला था। तो कोर्ट ने क्या बोला कि जोन्स इज नॉट लायबल टू पे फॉर द गुड्स, इट इज रूल दैट द ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक असर्टेन पर्सन कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द स्पेसिफिक पर्सन। तुम्हें कहाँ आगे आने की जरूरत थी, उसकी जरूरत ही नहीं थी। तो दैट वाज अ जजमेंट ऑफ बोल्टन वर्सेस जोन्स। फिर डियर फ्रेंड्स, डिफरेंस है ऑफर और इन्विटेशन को ऑफर। ये भी एक अच्छा केस है, हार्वी वर्सेस फेसी का। हार्वी वर्सेस फेसी में ऐसा हुआ था कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को क्वेश्चन पूछा था टेलीग्राम में, दो क्वेश्चन, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन,
एंड टेलीग्राफ करो लोएस्ट कैश प्राइस। उसने 2 क्वेश्चन पूछे, डिफेंडेंट ने एक ही रिप्लाई दिया कि लोएस्ट प्राइस फॉर द बम्पर हॉल इज दिस, खत्म, एक ही आंसर दिया। यानी यहाँ पे जैसे आपने बोला कि भाई हम सस्ते में सस्ते 900 में दे रहे हैं, तो सामने वाले पार्टी ने क्या बोला कि वी एग्री, हम लेने के लिए तैयार है एक्सेट्रा। उसने बोला मैंने बेचने की बात ही नहीं की। विल यू सेल बम्पर हॉल पेन, उसका आंसर दिया है, नहीं दिया है। लोएस्ट टेलीग्राफ का आपका आंसर दिया है। ओके, अब उसने बोला मैं लेने के लिए यूज कर दिया कि नहीं भाई प्राइस तो हम डिसाइड करेंगे और बेचना के नहीं वो हमारे हाथ में, बराबर। तो कोर्ट में केस हो गया। तो कोर्ट ने क्या बोला कि दैट मियर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस, जब हम बोलते हैं ये सस्ते में सस्ता मैं देने के लिए रेडी हूं, एट विच वेंडर वुड सेल कंटेंट नो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, बेचना ही पड़ेगा ऐसा आप नहीं बोल सकते टू द पर्सन हु हैज इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस। कोई प्राइस पूछे यानी उसको बेचना ही पड़े, जरूरी नहीं। और इसके रिप्लाई में हम आपको बेचेंगे ऐसा भी हमने बोला नहीं था। इज इट ओके? चलो ये 4 केस क्लियर है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है? यूं तो इजी है। काली वर्सेस कार्बोलिक, लालमैन वर्सेस गौरी दत्त, बोल्टन एंड जोन्स एंड हार्वी वर्सेस फेसी। क्लियर ऑल? अभी बढ़ रहे हैं बच्चे, पता नहीं नींद में से उठ उठ के आ रहे हैं सब। जनरली क्लास नहीं होते तो शांति से उठते नहीं कि 5-6 बजे उठते हो सब? कोई 5-6 करोड़ रुपए मुझे देना तो मैं एक आश्रम ही खोल दूं, तुम सबको वहां पे ही रखूं, बॉयज गर्ल्स अलग, मार मार के सुबह उठाऊं मैं 5-6 बजे। इतने आलसी हो जाते हो ना तुम लोग, पता नहीं। एग्जाम है तो थोड़ा प्रेशर लेके पढ़ने का भाई। चलो, so let's take one another case now. Name is not important, next concept में owner of the property has said that he would not accept less than 6,000। मान लो मैंने ऐसा बोला है कि ये घर मैं 50 लाख से कम में नहीं बेचूंगा, 50 लाख से कम में नहीं बेचूंगा, तो ध्यान बोलता है सर 50 लाख 101 रुपए। चलो अब ये घर मेरा हो गया, क्योंकि आपने क्या बोला 50 लाख से कम में नहीं बेचूंगा, तो 50 लाख 100 रुपए तो ज्यादा हो गए, तो अब ये घर मेरा। ऐसा नहीं होता भाई, ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 50 लाख और 100 रुपए में बेच दूंगा। So it was held that this statement did not indicate that any offer, but it is indicate only an invitation to offer। ये खाली invitation to offer है। फिर आप बोलोगे 50 लाख 100 तो मैं डिसाइड करूंगा मुझे देना है कि नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं। इट्स इन्विटेशन टू ऑफर। निकरसन का केस भी आप नहीं नाम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, बट ये जजमेंट मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोला था कि एक ऑक्शन हो रहा था। ऑक्शन न्यूज़पेपर में ऐड दिया था कि मुझे फर्नीचर बेचना है इस दिन। तो एक आदमी, मैं एग्जांपल देता हूँ, केरला से प्लेन में बैठ के आया गुजरात में, और फिर क्या हो गया, कोइंसिडेंटली ऑक्शन कैंसिल हो गया। कोइंसिडेंटली ऑक्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो उसका आने जाने का खर्चा बहुत हुआ, तो उसने ऑक्शनर पे केस कर दिया कि यार तुम्हारी वजह से मेरा लॉस ऑफ टाइम हुआ, एक्सपेंस हुआ, एडवर्टाइजमेंट आपने खाली दी थी, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो आपको याद होगा हमने बोला था, हमने उसके घर पे चिट्ठी नहीं लिखी थी कि तुम उड़ के आओ यहाँ पे आके 5 स्टार होटल में रुको, वो तुम्हारा प्रॉब्लम। मैंने तो इनविटेशन टू ऑफर दिया था, ऑफर नहीं दिया था। ओके, so the auctioneer did not contract with anyone who attends the sale, so auctioneer is only an advertisement to sell, but the items are not put up for sale through person who have come to auction may have intention to purchase। यानी आपको पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं, you are not supposed to give any money। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी का केस है, अगेन नो नीड टू रिमेंबर द नेम। गुड्स वर डिस्प्लेड इन ए शॉप फॉर सेल, आपने सेल पे रखा था विद अ प्राइस टैग अटैच्ड ऑन ईच आर्टिकल एंड सेल्फ सर्विस वाज देयर। One customer selected the goods, but the owner refused to sell. So in case when you are keeping certain things for display, okay, along with the price tag merely amounts invitation to treat, and therefore an intending buyer willing to purchase the goods at price mentioned on the tag, he makes an offer and buy the goods. The shopkeeper has right to accept or reject। okay, आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाए और फिर उस पर टैग लगाया कि भाई ये मुझे लेना है, पर आप बोलोगे लेना है तो वो बोलेगा, बेचना है तो वो बेचेगा, नहीं बेचना है तो मना भी कर सकता है कि नहीं सर ये लास्ट सैंपल है, ये हमें रखना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कॉन्ट्रैक्ट वुड अराइज ओनली व्हेन द ऑफर इज
एक्सेप्टेड, हेंस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर हैज नो राइट टू sue द ओनर। बेचना ही पड़ेगा ऐसा कोई रूल नहीं है, ये भी इन्विटेशन टू ऑफर। फिर डियर फ्रेंड्स बेसिक थियरी आ जाती है वापस। ऑफर के लिए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर एकदम डेफिनेट सर्टेन होनी चाहिए, वेग नहीं। एक्सप्रेस इंप्लाइड होना चाहिए। डिफरेंट होता है ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर कम्युनिकेट करनी पड़ती है, कंडीशनल भी हो सकती है। आप ऐसा टर्म नहीं रख सकते कि तुम कुछ नहीं बोलोगे तो तुम्हारी हाँ है, ऐसा टर्म आप रूल्स में नहीं रख सकते। ओके, कि भाई तुम कुछ नहीं बोलोगे तो तुम्हारी हाँ है, ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं चलता। एक्सेप्टेंस विद द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जब वो हाँ बोलता है सिग्निफाइड इज एसेंट, वी कैन से प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। जनरल ऑफर, एक्सेप्टेंस के ऑफर जनरल रूल, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। स्पेसिफिक ऑफर accepted only by the definite person, it can be accepted by anyone if it is given to anyone. General offer accepted by any person by complying with the terms of offer. What are the legal rules of valid acceptance? Absolute acceptance होना चाहिए, कंडीशन के बिना, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। ऑफरर को इन्फॉर्म भी करना है कि भाई मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट किया। उसने बोला है मोबाइल से तो मोबाइल से, उसने बोला है टेलीग्राम से तो टेलीग्राम से, उसने बोला है मेल से तो मेल से, जो ऑफर प्रिस्क्राइब मोड है उसी वे से आपको एक्सेप्ट करना है। टाइम लिमिट होगा तो टाइम लिमिट के अंदर, और ऑफर लैप्स हो उससे पहले आपको एक्सेप्ट करना है। दीज आर लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस। फिर से दो चार केस है। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली का केस। ओके सर, क्या था इस पर्टिकुलर केस के अंदर? एफ ने ऑफर किया था टू लेटर टू बाय नेफ्यूज हॉर्स सेइंग दैट इफ आई हियर नो मोर फ्रॉम यू, यानी अगर तुम्हारी साइड से कोई जवाब नहीं आता तो मैं ऐसा मान लूंगा कि ये घोड़ा मेरा है। तो ऐसा नहीं चलता, याद है ना, ऐसा नहीं चलता। So it was held that F could not succeed as the nephew has not communicated acceptance and therefore there was no contract। जो ऊपर बोला, आप ऐसा बोलो कि तुम जवाब नहीं दोगे तो ये मेरा, तो मैंने आपको बोला था इसका तो कितना मिसयूज होगा। मान लो आप फॉरेन गए हो तो मैं आपके घर पे चिट्ठी भेजूंगा कि तुम्हारी सब प्रॉपर्टी मेरी, अगर तुम 7 दिन में जवाब नहीं देते 1000 रुपए में, तो ऐसी थोड़ी प्रॉपर्टी हो जाती। पीयूष क्या पूछ रहा हूँ? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये केस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है कि आपको कम्युनिकेट करना है। तो वो तो कार्लिल नाम की लेडी ने कम्युनिकेट किया ही था, उसने स्मोक बॉल यूज किया एज पर डायरेक्शन, और फिर उसने कंपनी को बताया। कंपनी ने ऐसा डिफेंड किया कि हमने आपको कोई पर्टिकुलर ऑफर दिया नहीं। तो कार्लिल बोलती है कि भाई ऑफर आपने मुझे नहीं दिया था, न्यूज चैनल में दिया था। न्यूज चैनल में देना यानी जनरल ऑफर। जनरल ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? कोई भी। नील वर्सेस मेरिट केस नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। ये एक बार पूछा है सी इंस्टीट्यूट ने। M offered to sell his land for 280 pound. N replied to accept offer, कि हाँ मैंने ले लिया। फिर उसने चेक 80 का दिया और उसने वादा किया कि बाकी के 200 में 4 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। ऐसा थोड़ा ऑफर था हमारा, अपने आप सब पेमेंट डिसाइड कर लोगे। मान लो आपको बोला कि भाई आपका इंटर का फीस इतना है 60,000, आपने बोला सर मैं 6,000 हर साल दे दूंगा, यानी 10 साल में मैं 60,000 दे दूंगा। आपने 60 बोला ना सर, मैं दे दूंगा 60, 6,000 10 साल में। तो इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं है, आपने सेल्फ इंटरप्रेट किया है, तो ऐसा नहीं चलता। सो इट वाज हेल्ड दैट एन कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वाज नॉट एन अनक्वालिफाइड वन। नहीं चलता, ऐसा कोई वर्ड नहीं है पीयूष। LEPS भी नहीं है और LAPS भी नहीं। आप जहां से भी पढ़ रहे हो देखो, देयर इज सम स्पेलिंग मिस्टेक। देयर इज नथिंग लाइक लैप्स, LAPS और LEPS। केस लॉ, नेक्स्ट केस इज, सी मैं केस आपको खाली आइडिया दे रहा हूं, ओके, वर्ड टू वर्ड नहीं, आपको दिमाग में रहेगा ऐसा कुछ पूछा समथिंग न्यू, तो आपने इतने केस सुने होंगे तो आपको आएगा हाँ सर ऐसा कुछ बोल रहे, तो एटलीस्ट यू कैन राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, ओके, इंस्टेड ऑफ लिविंग इट। प्रोजगन वर्सेस मेट्रोपोलिटन रेलवे का केस ऐसा था अगेन कि भाई एक ऑफर आया था कंपनी के लिए, उन्होंने कॉल के लिए एग्रीमेंट किया था कि हाँ मैं ये लेना है। मैनेजर ने वो एक्सेप्ट भी किया, अप्रूव भी किया, बट गलती से वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट ड्रॉअर में रह गया, यानी आपने उसको पोस्ट ही नहीं किया।
अब पोस्ट नहीं करोगे और आपके ड्रॉअर में ही रह जाएगा तो क्या वो एग्रीमेंट होगा? तो आंसर इज नो। कम्युनिकेशन तो होना चाहिए सामने वाली पार्टी को। So it was held that there was no contract as manager has not communicated his acceptance to supplier, that is broadband. Okay. फिर again acceptance के rules आ रहे हैं. This is theoretical question. What are the rules of communication of offer and acceptance? For valid offer and acceptance, offer must be communicated to offeree. Acceptance must be communicated back to offerer. दोनों पार्टी को पता चलना चाहिए. आपने ऑफर दिया उसे पता चलना चाहिए, उसने एक्सेप्ट किया वो आपको पता चलना चाहिए. कब हम बोल सकते हैं कि ऑफर कंप्लीट हुआ? ऑफर अलग होता है, एक्सेप्टेंस अलग होता है. ऑफर कब बोलते हैं कंप्लीट हुआ? कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. मैंने आपको ऑफर दिया तो आपको जब पता चलता है कि ऑफर आया तब ऑफर कंप्लीट हुआ. एक्सेप्टेंस अलग है. जब आप बोलोगे हाँ या ना, वो एक्सेप्टेंस की शुरुआत है. मैंने आपको बोला कि ये पेन आपको 20 रुपए में चाहिए, मैंने बोला, और आपको जब वो मैसेज मिला, आपको व्हाट्सएप मिला, आपको मेल मिला, आपको गोल बातें मिली, आपको चिट्ठी मिली, आपको जब चिट्ठी मिलती है तब ऑफर कंप्लीट हुई. सर कंप्लीट कहाँ हुआ? मैंने कहा हाँ ना. वो तो कॉन्ट्रैक्ट, पहले ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है. आर यू गेटिंग इट और नॉट? ऑफर कब कंप्लीट हो जाती है? जब मैं आपको बोलता हूँ और आपको वो मैसेज मिल जाए. इट कैन बी आइदर बाय वर्ड स्पोकन और इट कैन बी रिटन और इन फ्रंट ऑफ पार्टीज. केस लॉ ये भी एक बार पूछा हुआ है, लिली व्हाइट वर्सेस मनुस्वामी. प्लेंटिफ क्या करते हैं? ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं, बराबर. लॉन्ड्री में सामान कपड़े धो के वापस देते हैं. बट उसने एक कंडीशन रखी है कि अगर आपके कपड़े बिगड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो मैं 15% ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ वैल्यू दूंगा. यानी अगर आपकी साड़ी 10,000 रुपए की है तो वो गई तो बिगड़ गई तो आपका लॉस, मैं तो आपको 1,500 दूंगा. 10,000 के 15%. प्लेंटिफ की नई साड़ी चली गई, चलता है सर 15% नहीं, ये तो अनफेयर. कोर्ट ने बोला द टर्म्स वेर अनरीजनेबल एंड द प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड फॉर फुल वैल्यू ऑफ साड़ी फ्रॉम ड्राई क्लीनर. द रिसिप्ट कैरी स्पेशल कंडीशंस and are treated as having been duly communicated to customer and therefore tacit acceptance of conditions and implied by customer acceptance as receipt. आप रिसिप्ट देते हो उसमें पीछे ऐसी छोटी बड़ी कंडीशन लिखी है, बट अनफेयर कंडीशन, तो अनफेयर कंडीशन तो कोर्ट मना कर सकती है कि भाई ये कुछ सेट नहीं हो रहा है. फिर ये देखो, ये मॉड्यूल में बहुत सारे पेजेस दिए हैं, ये मॉड्यूल में बहुत सारे पेजेस दिए हैं. So you will be getting more clarity in this small one page. Okay. Again I am repeating. ध्यान से सुनो. एक होता है प्रपोजर. मैंने आपको ऑफर दिए, मैं ऑफरर हूं और मैं ही प्रपोजर, और आप सामने वाली पार्टी हो, आप एक्सेप्टर. अब कौन से एंगल से कब ऑफर कंप्लीट होती है, कब एक्सेप्ट, जो 3-4 पेज है मैंने आपको मॉड्यूल पढ़ाते वक्त उसमें डेट्स लिखवाई थी. ओके, ये डेट्स याद रखने का. ये वही कॉन्सेप्ट है बट विदाउट डेट्स. ओके. सो व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, हम कब बोलते हैं कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ? प्रपोजल के एंगल से, यानी मेरे एंगल से कब कंप्लीट होगा? व्हेन आई पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू प्रपोजर. ओके, यानी अगेंस्ट प्रपोजर, अगेंस्ट प्रपोजर यानी मैंने आपको ऑफर दी और आप जब रिप्लाई करते हो और आपने जब पोस्ट कर दिया या आपने मेल कर दिया तो आपकी साइड से कंप्लीट. और मेरी साइड से कब कंप्लीट होगा? जब मुझे वो नॉलेज में आएगा, जब मुझे वो इंफॉर्मेशन मिलेगी. ओके. मैंने आपको ऑफर दिया कि मेरी कार आपको बेचनी है, आपको लेनी है. आपको जब ऑफर मिली कार लेनी है कि नहीं, तब ऑफर कंप्लीट हुई. फिर आपने बोला हाँ सर लेनी है, आपने भी चिट्ठी डाली, ओके, या इन्फॉर्म किया, तो आपके हाथ में से जब वो चिट्ठी चली जाती है, ओके, तो इट इज एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल. मेरी साइड से आप बोल सकते हो कि भाई, आप ऐसा बोल सकते हो सर मेरी साइड से चिट्ठी गई. अगेंस्ट द एक्सेप्टर, मेरे एंगल से अगर मैं आप देखूं तो आप कब बोल सकते हो उसमें सर अब आपको निभाना पड़ेगा जब वो मेरी नॉलेज में आ जाए. और मेरी नॉलेज में आने से पहले अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो आपको टेलीग्राम करना पड़ेगा. ओके. सो रिमेंबर वन सिंपल बेसिक, आप कब चेंज नहीं कर सकते जो बोल दिया वो, अगर आपके हाथ में से वो चीज चली गई. ओके. मैंने बोला ऑफर आपको गाड़ी 2 लाख की, मैंने चिट्ठी पोस्ट की, फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार 2.5 लाख में बेचने की थी, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी साइड से खत्म. वैसे ही आपने बोला हाँ लेनी है, फिर आपने पोस्ट कर दिया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते आपकी साइड से.
सर अगर चिट्ठी की बात कर रहे हैं, पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट। प्रपोजर के एंगल से कब खत्म होगा? व्हेन लेटर ऑफ एक्सेप्टेड इज पोस्टेड। आप पोस्ट कर दोगे फिर बात खत्म। एक्सेप्टर के एंगल से कब खत्म होगा? जब सामने वाली पार्टी को वो लेटर मिल जाता है, तब उसके साइड से खत्म हो जाएगा। टेलीफोन और टेलेक्स और फैक्स पे ऑफर इज मेड इंस्टेंटेनियसली। टेलीफोन पे फटाक देके जाएगा इंफॉर्मेशन, टेलेक्स फैक्स पे उसमें वो पोस्ट करने का नहीं है। सो व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय ऑफरर, ऑफरर को जब एक्सेप्टेंस मिलता है तब डन। एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। आपको एक्सेप्टेंस मिला, आपने हाँ बोला, कॉन्ट्रैक्ट इज डन। सर अगर मुझे कैंसिल करना है ऑफर, तो मुझे एक्सेप्टेंस कैंसिल करना है, तो सामने वाली पार्टी को डेटा मिले उससे पहले फोन करके मना करो। मैंने आपको चिट्ठी भेजी थी, मुझे कार बेचनी है 2 लाख में, आज चिट्ठी भेजी, आपको 10 दिन बाद मिलने वाली, तो आपको चिट्ठी मिले उससे पहले मुझे फोन करके बता देने का कि मेरी एक ऑफर आ रही है बट आप उसको कैंसिल गिनना। ओके, ऐसा एडवांस में। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, एंड एड अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, यानी उसको मिले उससे पहले। When proposal and acceptance can be revoked, कब हम रिवोक कर सकते हैं? Proposal can be revoked any time before the communication of it is accepted। यानी मैंने आपको ऑफर दिया, मैं कब कैंसिल कर सकता हूँ? कभी भी। वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर आपको मिले और आप एक्सेप्ट करें उससे पहले मैं कभी भी कैंसिल कर सकता हूँ। आपने एक्सेप्ट कर दिया, इसका मतलब तो क्या है? अगर हम याद है, एक डायलॉग था विलियम एनसन का कि ऑफर इज ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड एक्सेप्टेंस इज अ लाइटेड मैच स्टिक। याद है अगर आपको तो ऑफर इज ए ट्रेन ऑफ गन पाउडर और एक्सेप्टेंस इज लाइक लाइटेड मैच स्टिक। वो एक दूसरे को मैच होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हो? एक्सेप्टेंस कभी भी रिवोक कर सकते हो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट एक्सेप्टर। आपने हाँ बोला मुझे कार लेनी है, फिर आपको वहां नहीं लेनी है, तो कब तक मना कर सकते हो? जब तक वो चिट्ठी आपकी मेरे पास ना पहुंचे, उससे पहले आप मना कर सकते हो। रिवोकेशन किस तरह से होता है? एक तो नोटिस देने से कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। पीयूष तुम इसकी बात कर रहे थे, लैप्स। लैप्स यानी खत्म हो जाना। स्पेलिंग देखो इसका, लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड और रीजनेबल टाइम। आपने बोला 2 महीने में कॉन्ट्रैक्ट करना है, 2 महीने खत्म हो गए, ऑफर खत्म। किसी की डेथ हो गई, इंसेनिटी ऑफ पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। काउंटर ऑफर दिया, ओरिजिनल ऑफर खत्म। ओरिजिनल ऑफर खत्म। लैप्स यानी एंड हो जाना, लैप्स इज एंड। Is it okay? Anyone is having any doubts in what you are studying, that also you can ask। मैं तो फास्ट ट्रैक आई एम प्लानिंग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा 1 और 2 आपको खत्म कर दूंगा। और सुनो, आपके डाउट्स हो तो आप भेज सकते हो। मैं दिन में जनरली जवाब नहीं दे पाता हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट आई हैव फुल डे सेशंस ओनली, बट आई विल रिप्लाई एट लेट। यू पुट योर फोटोज एंड कई बार क्वेश्चंस आपके बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, मुझे पता नहीं चलता, तो वॉइस मैसेज रख दो कि सर इसका मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूँ, तो बराबर है या फिर इसका क्या मतलब होता है। यू कैन आस्क क्वेश्चन, नो वरीज। तो यहाँ पे एक मेजर टॉपिक खत्म हुआ। अभी कंसीडरेशन कर रहे हैं फास्ट ट्रैक। इंपॉर्टेंस ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है? जनरल रूल है नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा अगर कंसीडरेशन नहीं। मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन क्या होता है? प्रोमिसी या कोई भी पर्सन, सामने वाला पार्टी भी पैसे दे सकता है, थर्ड पार्टी भी पैसे दे सकते हैं। स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन इज अलाउड। सर किस चीज के पैसे? कोई काम करने के या कोई काम नहीं करने के। अभी करो या बाद में करो या नहीं करो, फ्यूचर में करो या फ्यूचर में नहीं करो। यानी consideration is about past, consideration is about present, consideration is about future। act, abstinence and promise is called consideration for the promise। आमने सामने consideration। सर वैलिड कंसिडरेशन के लिए क्या होना चाहिए? एक तो इट शुड मूव फ्रॉम द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सामने वाला बोलेगा तो पैसे, अपने एंड पैसे डिसाइड नहीं करना। इट कैन बी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रोमिस ही पैसे दे सकता है या थर्ड पार्टी भी पैसे दे सकती है, हमें पैसों से मतलब है। कंसीडरेशन होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, कम होगा तो भी चलेगा। कंसीडरेशन शुड नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल, ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इट शुड बी अदर देन प्रोमिसेस, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। इट शुड बी रियल, इट शुड नॉट बी इल्यूजरी। तो ये बुलेट पॉइंट्स है कि कंसीडरेशन कैसे वैलिड होगा। उसके बाद आता है अगेन रिलेवेंट केस लॉ। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव इज एन इंपॉर्टेंट केस, आपको याद होगा। तो डी जो डिफेंडेंट था वो पी को कमीशन दे रहा था कि भाई तुम मेरे वहां मार्केट में बेच रहे हो उसका कमीशन, क्योंकि यहाँ पे
मार्केट हमने बनाया है क्योंकि यहाँ पे जो बेचेगा उससे हम कमीशन लेते हैं। बट एक्चुअली ऐसा था कि कंस्ट्रक्ट तो किया था पी ने, बट पी ने अपनी मर्जी से नहीं किया था, कलेक्टर के कहने पे किया था, यानी ये तो गवर्नमेंट के हिसाब से था और गवर्नमेंट कोई कमीशन नहीं ले रही थी, एंड नॉट एट द डिजायर ऑफ डी। ओके, डिजायर ऑफ डी नहीं, किसी और के कहने पे, तो डी वॉज नॉट बाउंड टू पे कमीशन एज इट वॉज विदाउट कंसिडरेशन हैंस। अदर देन एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस का मतलब ऐसा होता है कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का। ओके, तो आग लगी है तो फायर ब्रिगेड वाला को बुलाएंगे तो वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं पैसे लूंगा, उसको पूरे साल सैलरी मिलती है, बराबर। यानी उसकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी करने के लिए आप उसे कंसिडरेशन नहीं मांग सकते, अदर देन होता है। बराबर, जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो वो हमारा ड्यूटी नहीं है, बराबर, वो तो फीस लेके पढ़ाते हैं तो फीस मांगेंगे, वैसा खाली एग्जाम्पल है। Yes, performance of what one is legally bound to. And that is similar only. Both points are similar only. Correct. ख्याति। फिर ये केस है, इफ यू कैन रिमेम्बर दिस केस, इट्स अ गुड केस। यूं तो केस आपको याद होगा बट नाम शायद नहीं याद रहता है। चिन्नैया वर्सेस रामैया का केस था कि एक लेडी थी, उसने उसकी प्रॉपर्टी उसकी डॉटर को दे दी और बोला था कि भाई अंकल को एन्यूटी देना, यानी हर महीने उसको पैसे देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब तो डॉटर ने हाँ बोल दिया और थोड़ी देर बाद डॉटर ने पैसे देने का मना कर दिया और उसने जो अंकल को पैसे दिए थे वो वापस मांग रही है। कोर्ट में गए, सो इट वाज हेल्ड दैट, कोर्ट ने ऐसा बोला कि देयर इज अ सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर अंकल, अंकल की तरफ से पैसे आ गए सर, लेकिन कहाँ दिए थे अंकल ने, दादी ने दिए थे ना, ओल्ड लेडी ने दिए थे। तो पैसे आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं अंकल से मिले, ओके, कहीं से भी मिले चलेगा। से फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मुझे फीस आप थोड़े देते हो, ऐसे आप देते हो बट टेक्निकली तो आपके पेरेंट्स देते हैं, उनको तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो क्वेश्चन वही होता है कि जरूरी नहीं कि पैसे आपको वो पार्टी दे, आपको पैसे मिल रहे हैं ना, दैट इज फाइन, ओके, नो नीड टू गो फॉर स्पेसिफिक कि भाई मुझे स्टूडेंट से ही पैसे चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैसों से मतलब है, ओके, टू रिकवर द मनी फ्रॉम द डॉटर। सो अगेन लैंडमार्क जजमेंट इफ यू कैन रिमेम्बर, शूड बाय थर्ड पार्टी। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। केस कौन कर सकता है, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। जैसे ख्याति और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मैं ख्याति पे केस कर सकता हूँ, ख्याति मुझ पे केस कर सकती है, ये जनरल रूल है, बराबर। बट आकाश बोले सर मुझे केस करना है आप पे, अरे भाई तुम तो कौन हो, मैं तो पहचानता ही नहीं तुम्हें, तो ऐसा नहीं चलेगा। जनरल रूल क्या है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, बट उसका एक्सेप्शन क्या है कि आप स्ट्रेंजर हो फिर भी केस कर सकते हो, तो फॉलोइंग सिनारियो में आप कर सकते हो। बट इसका मैंने आपको एक लैंडमार्क वर्ड याद रखने के लिए बोला था, आपको ध्यान रखने का, आप ये बेनिफिशियरी हो, आप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं हो, बट आपके हिस्से में कुछ पैसे आ रहे थे, कुछ बेनिफिट आ रहा था, अब नहीं आ रहा, इसीलिए आप पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो फिर भी केस कर सकते हो। तो थीम जो आपकी है इस आंसर की थीम वो है कि आप बेनिफिशियरी हो, यानी पार्टी साइन जो कॉन्ट्रैक्ट का किया उसमें आप नहीं हो, बट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको कुछ मिल रहा था, अगर अब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप केस कर सकते हो, भले पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे। तो उसमें ट्रस्ट बनाया है, बराबर, एक्स और वाई ने, और पैसे उसमें से थोड़ा हिस्सा सी को जा रहा है, एक्स और वाई में से सी को पैसे मिलने बंद हो गए तो सी केस करेगा कि सर लेकिन साइन उसने नहीं किया, हाँ लेकिन उसका हिस्सा तो था। फैमिली सेटलमेंट में झगड़ा हो गया तो बच्चे भी केस कर सकते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट में तो उनका नाम नहीं था, अरे बच्चे तो है ना, उनका हिस्सा तो है। असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलआईसी की पॉलिसी थी, ओके, एलआईसी की पॉलिसी थी, उसमें बेटे का नाम था, फादर अब नहीं रहे तो बेटा पैसे मांग सकता है, सर लेकिन उसने प्रीमियम कभी नहीं भरा, अरे प्रीमियम नहीं भरा, वो नॉमिनी तो है, उसके हिस्से में आ रहा है पैसा, उसको नहीं दोगे तो केस करेगा। एजेंट में भी सेम होगा, प्रिंसिपल एजेंट में। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, आपने जमीन बेची है तो जमीन के साथ इंटरकनेक्टेड उसका पूरा नाम म्युनिसिपल टैक्स होगा, वो अगर आपने नहीं भरा है तो आपके हिस्से में आएगा, सर लेकिन वो मुझे पता नहीं था, वो आपका प्रॉब्लम, वो इंटरकनेक्टेड ही है, ओके। गवर्नमेंट बोलेगी कि देखो मैं जमीन के साथ डील कर, आपने जमीन बेच दी, उसका टैक्स बाकी है, मैं क्या करूं, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा तो टैक्स मिलना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट किया या एस्टोपल किया, किसी को बचाने के लिए मैंने बोला इसको जाने दो, उसके पैसे मैं दूंगा तो फिर मुझे देने पड़ेंगे, फिर मैं ऐसा नहीं बोलता मैं मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं।
तो ये सबके सब सिनारियो ऐसे हैं जिसमें कोई बेनिफिशियरी पार्टी था जिसका बेनिफिट आपने कर्टेल किया, तो भले वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है बट ही विल बी लायबल टू पे और ही कैन फाइल अ केस। तो दिस इज ऑल्सो वन गुड क्वेश्चन, एक्सेप्शनल। कई बार आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आपको आता है बट लिख नहीं पाते। शूड बाय थर्ड पार्टी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं है बट फिर भी वो केस कर सकता है, उसको ऐसा भी बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, पैसे नहीं मिलते हैं तो भी कंसिडरेशन होगा और वो भी वैलिड होगा। कब चलता है? जब नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, टाइम बाय डेट हो, कॉम्पनसेट, प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट हो, कंप्लीटेड गिफ्ट हो, बेलमेंट हो, चैरिटी हो, एजेंसी हो। यहाँ पे कंसिडरेशन एक बार नहीं होगा तो भी चलेगा, ये भी शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं 7 पॉइंट्स। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने का, मैंने आपको बोला है अगर 5-6 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पेज तो लिखने के ही। केस स्टडी में कई बार 2 पेज नहीं होंगे, वो खत्म हो जाएगा 1 पेज में, बट स्पेसिफिक थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर है 5 मार्क का 6 मार्क का तो 2 से 2.5 पेज लिख सकते हो, तो डिटेल लिखो इफ यू वांट टू स्कोर बेटर। ओके, relevant case Kedarnath versus Gauri Mohammad ka the landmark judgment. It was held that if promisee undertakes the liability on the promise of the person to contribute charity, then the contract will be valid. मैंने आपको बोला कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, चिंता मत करो, मंदिर में ये बनवा दो। आपने बनवा दिया, फिर मैं बोलता हूँ सॉरी पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो नहीं चलता। आपने वादा किया था सबके सामने तो निभाना तो पड़ेगा। फिर आता है कॉम्पिटेंट पार्टी कौन होती है? तो पर्सन इज एलिजिबल टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, एक तो मेजर होना चाहिए, एक तो साउंड माइंड होना चाहिए, और शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। 3 चीज होनी चाहिए, मेजर, साउंड माइंड एंड शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें मेजर क्या होता है वो तो नहीं समझाया, बट माइनर के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। माइनर के साथ एग्रीमेंट करोगे तो वॉइड एब इनिशियो, माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी, माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, माइनर के साथ रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, मींस रेक्टिफिकेशन बड़े होने के बाद भी। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ नेसेसरी क्लेम, उसको रियम्बर्समेंट करना पड़ेगा, माइनर ने कोई खर्चा किया था आपको रियम्बर्समेंट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट आप गार्डियन के साथ कर सकते हो, लेकिन उसके भी एक्सेप्शन है, आप कंपलसरी माइनर को फोर्स नहीं कर सकते। अगर फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन हुआ और बच्चे ने आपको गलत एज बताई है फिर भी माइनर सेफ है, तो भी माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी बट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बेनिफिट। बट आपने झूठ बोला है और बेनिफिट लिया है, तो आपके पास अगर कार है, व्हीकल है, तो वो बेनिफिट आपको वापस देना पड़ेगा। याद आ गया? ऐसा माइनर में ये सब था। सो ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स कवर। फिर माइनर का लैंडमार्क जजमेंट डियर फ्रेंड्स याद रखने का, मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। माइनर ने 20,000 रुपए लिए थे, घर गिरवे रखा था, ओके, और फ्यूचर में वो पैसे नहीं दे पाए तो सामने वाली पार्टी ने केस कर दिया, तो कोर्ट ने ऐसा बोला, इट वाज हेल्ड that mortgage by minor was void and B was not entitled to repayment of the money. He was not entitled for the repayment of money. Is it okay? I hope you remember the case. सेंदर्स वर्सेस रामचंद का तो केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट देख लो कि व्हेन देयर इज अ जॉइंट परचेज उस बाय 2 पीपल, उसमें से एक मेजर है और एक माइनर है, तो आप केस तो कर सकते हो बट माइनर पे नहीं, मेजर पे। सो इट वाज हेल्ड दैट वेंडर कुड एनफोर्स the contract against major purchaser but not against minor. लॉजिकल है। फिर आता है पोजीशन ऑफ अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड but occasionally of sound mind can make a contract when he is of sound mind. Person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind, he cannot make contract when he is of unsound mind. तो डेफिनेशन कॉपी पेस्ट की है, रिमाइंड हो जाएगा आपको साउंड माइंड का। Position of agreement with the person of unsound mind. Repeated. If he is of unsound mind, he cannot enter into contract. He cannot enter during the period altogether void, and he cannot be held liable. अगर unsound है तो, अगर sound है तो वो contract कर सकता है और उसके लिए वो liable भी होगा। Position of agreement in case of person of permanently unsound, यानी idiot हो आप, पागल हो, तो person who is permanently unsound mind cannot enter into contract any agreement which is altogether void and he is not liable thereon also. Okay, permanently unsound, पागल। Position of an agreement in case of drunkard, कोई drunkard है या intoxicated person है, तो ये sane person who is delirious from fever, उसको बुखार है, उसने शराब पी है, जो समझ नहीं पा रहा, तो कॉन्ट्रैक्ट लगभग कैंसिल ही हो जाएगा। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट फॉर्म ए रेशनल जजमेंट एज टू इफेक्ट ऑफ हिज इंटरेस्ट। क्लियर?
आपको पूरा ब्रीफ आ जाएगा दिमाग में कैसा ऐसा था, बराबर। आप जब पढ़ते हो तो यू कैन गो विद दिस थिंग्स विद स्पीड नाउ। ये मैंने आपको शेयर किया है, बट ये कलरफुल ही है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। यानी दिस यू विल फाइंड इट इन योर स्टडी मटेरियल, आई हैव अपलोडेड इन मॉर्निंग ओनली। तो ऐसा हो आपको सर, आपको भी एक रेफर करना है तो यू कैन गेट इट, यू कैन टेक इट कलर जेरोक्स इफ यू वांट क्लियर इट। ब्लैक एंड व्हाइट में कैसा आएगा मुझे पता नहीं। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की बात करें तो कौन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है? स्टेट्यूट ने डिस्क्वालीफाई किया है सर्टेन लोगों को। एलियन एलिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एलियन फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, फॉरेन एम्बेसडर के साथ नहीं कर सकते, कन्विक्ट जेल में है उसके साथ नहीं कर सकते, इंसॉल्वेंट के साथ नहीं कर सकते, कॉर्पोरेशन के साथ नहीं कर सकते। दिस कैन बी अगेन 1 और 2 मार्क क्लियर क्वेश्चन, केस स्टडी भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका एक पूरा सेगमेंट खत्म हुआ, सब पार्ट। फिर फास्ट ट्रैक जाते हैं, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? When they agree same thing upon same sense, यानी दोनों पार्टी सेम थिंग सेम सेंस में समझे तो उसको बोल सकते हैं फ्री कंसेंट। इन एब्सेंस ऑफ कंसेंट एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर आप किसी को डरा धमका के उसकी मर्जी के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो इट विल बी वॉइड एब इनिशियल। फ्री कंसेंट में 5 पॉइंट आते हैं: कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 and 20, 21, 22. Okay, consent is said to be free when it is not caused by these 5 items. Coercion क्या होता है? Committed by an act which is forbidden by IPC. IPC ने मना किया, वो आपने किया, आप डरा रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो। थ्रेटन वेटन का स्पेलिंग देख लो, मेजोरिटी बच्चे थ्रेटनिंग का स्पेलिंग गलत लिख के आते हैं। थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। अनलॉफुल डिटेनिंग, किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, किसी को डराना प्रॉपर्टी के लिए, उसको कोअर्जन बोलते हैं। मेंटल नहीं, फिजिकल फियर है यहाँ पे आपको, फिजिकल फियर। कोअर्जन में क्या होता है? इंड्यूस बाय कोअर्जन द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। आपको पता है पहले 3 में अवॉइडेबल ही आता है, ये तीनों में अवॉइडेबल ही आता है। आपके पास ऑप्शन होता है कैंसिल करने के लिए। द ऑप्शन ऑफ पार्टीज हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन। जिसको डरा है धमका है वो मना कर सकता है। फिर आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन पोजीशन टू डोमिनेट। ये सब वर्ड लिखने का, दोनों में से एक पार्टी ऐसी डोमिनेंट पोजीशन में, ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है कि दूसरा पार्टी उसको मना नहीं कर सकते, एट द विल ऑफ अदर। एंड द डोमिनेंट पार्टी उसकी पोजीशन जो है वो गलत पर्पस के लिए, अनफेयर एडवांटेज के लिए यूज करता है, उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। नॉर्मल चीजें तो अलग बात है, अनफेयर के लिए यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, relations is something between parties are such one of the parties in dominant position and the will of other, and dominant party uses the position to obtain the unfair advantage over the other. और इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होगा? इफेक्ट तो सेम ही होने वाला है, इफेक्ट में कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं। इट विल बिकम वॉइडेबल, सेम, और कॉन्ट्रैक्ट आप सेट असाइड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। एक केस है सिंपल वन, नाम कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। कृपाराम वर्सेस समीउद्दीन। A youth of 18 years age spent thrift and drunkard and borrowed 90,000 on bond bearing compound interest of 2% per annum. Dear friends, compound interest 2%, compound interest का मतलब आप समझो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट करोगे तो ये 24% नहीं होगा, ये है ना 40% तक चला जाएगा, 35 से 40% एक ईयर का। तो ऐसा नहीं चलता, ये बहुत ज्यादा रेट है। ये वर्ड याद रख सकते हैं तो रखना, ये नहीं चलता है। ऐसी चीज को हम एक्सॉर्बिटेंट बोलते हैं, एक्सॉर्बिटेंट यानी एक्सट्रीमली हाई, exorbitant. If you can remember the word, it's a good word. Sir, father is threatening son, if you don't pass exam he will commit suicide, is coercion or undue influence? Undue influence, undue influence. सुसाइड है, सॉरी, सुसाइड इज नॉट undue influence, सुसाइड इज coercion, सॉरी। सुसाइड वाला केस तो अपना था ना, हस्बैंड वाइफ वाला। सुसाइड यानी सुसाइड इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी। यूं तो undue influence लगता है पापा बेटे का, लेकिन आईपीसी इसमें नहीं है। आईपीसी कोअर्जन में, undue influence में आईपीसी है ही नहीं, इंडियन पिनल कोड। आप डरा रहे हो, धमका रहे हो तो undue influence, पापा प्रेशर कर रहे हैं, undue influence। बट सुसाइड वर्ड आता है, सुसाइड, समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी विल गो इन कोअर्जन। फ्रॉड क्या होता है? तो एक तो सेक्शन याद रखने के लिए बोला है आपको, सेक्शन 17,
सबको? फ्रॉड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, सजेशन एज टू फैक्ट विच इज नॉट ट्रू, आपको पता है ये झूठ है फिर भी आप बोल रहे हो। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, हकीकत छुपा रहे हो। प्रॉमिस किया आपने विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग, वादा किया निभाया नहीं। एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, डिसीव वर्ड लिखने का। एनीथिंग डन टू इंटेंशन टू चीट, मैंने आपको पहले बोला था डिसीव वर्ड लिखने का। या कोई भी ऐसा एक्ट आपने किया है जो स्पेसिफिकली लॉ ने मना किया है करने के लिए, इन सबको बोलते हैं फ्रॉड, सेक्शन 17। Suggestion as to fact which is not true, active concealment of fact, promise made without any intention to perform, any act which is fitted to deceive, act and omission as the law specified declared to be fraudulent. By whom and when fraud is said to be exercised, fraud हम कब बोल सकते हैं? जब पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड करे या किसी की मदद ले, कॉनिवेंस सपोर्ट लेके, या फिर उसके एजेंट्स हैं, सब फ्रॉड में आएगा। एक्ट व्हेन डन विथ इंटेंट टू डिसीव, सामने वाली पार्टी का इंटेंशन अपना चीट करने का है, तो अनदर पार्टी दैट और हिज एजेंट और इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, हम उसको बोलते हैं, अपना एजेंट बोलता है, उसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए हम उसको प्रेशर करते हैं, चीट करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रॉड। सर फ्रॉड का इफेक्ट क्या होगा? वॉइडेबल होगा ऑब्वियसली। सर रेमेडीज क्या होगी? तो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, अगर उसको कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकती है, डैमेजेस मांगना है तो डैमेजेस भी मांग सकते हैं। सब ऑप्शन है। सर डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, ये मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था, 3 इफेक्ट मैंने दिखाई थी कि डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। जनरल रूल इज नो, साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। which is likely to affect the willingness of person into contract is not a fraud. mere silence is not a fraud, general rule. but उसके 2 एक्सेप्शन थे। अगर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है तो बोलना पड़ेगा, आपका रिलेटिव है, आपका क्लोज रिलेटिव है तो आपको बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोलते तो फ्रॉड है। और अगर आपका साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच है तो साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। यानी 2 सिनारियो में फ्रॉड है, आपका ड्यूटी टू स्पीक था और आप नहीं बोल रहे तो फ्रॉड, और आप चुप रहते हो उसका मतलब हाँ निकलता है तो फ्रॉड। तो हमने 3 पार्ट करके पढ़ाया था मैंने ये, आई होप यू रिमेम्बर दैट चार्ट। फिर केस है, थोड़े से ध्यान से देखो। वर्ड वर्सेस होप का केस जो था वो तो इंपॉर्टेंट केस था, मैंने आपको पहले भी बोला है। पिक्स, उन्होंने एक ऑक्शन किया था, ऑल पिक्स वेट सोल्ड विथ ऑल फॉल्ट। ओके, ऑल फॉल्ट के साथ हम बेच रहे हैं, जिसको लेना है ले। उसके बाद क्या हुआ, वो पिक्स की हालत बीमार थी, उनकी डेथ हो गई, उसकी वजह से उसके पर्सनल पिक थे उसकी भी बीमार हो गई, तो आप केस नहीं कर सकते फ्रॉड किया, क्योंकि उसने तो हेडिंग में लिखा था कि ऑल पिक्स आर सोल्ड विथ ऑल फॉल्ट, तो आपको लेने से पहले देखना चाहिए। वी कांट से इट इज अ फ्रॉड, देयर इज नो फ्रॉड। पीक वर्सेस गर्नी का केस ऐसा था कि प्रोस्पेक्टस जो होता है, प्रोस्पेक्टस शेयर मार्केट में हम शेयर लॉन्च कर रहे थे, इश्यूड बाय कंपनी डिड नॉट रिफर टू एन एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजिंग लायबिलिटी। आपका मान लो 200 करोड़ का लायबिलिटी था, वो आपने प्रोस्पेक्टस में दिखाया नहीं। ओके, दिखाया नहीं। अब ये तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, 200 करोड़ की लायबिलिटी हो तो दिखानी तो चाहिए, उन्होंने नहीं दिखाया। अभी नहीं दिखाया, उसकी वजह से लोगों को क्या लगा कि कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसकी तो लायबिलिटी है नहीं, बट ऐसा था नहीं, तो इसको फ्रॉड बोलते हैं। इसको बोलते हैं सप्रेशन ऑफ ट्रूथ, आपने हकीकत छुपाई, उसको फ्रॉड बोलेंगे। ब्रोकर वाज आस्क्ड टू बाय शेयर्स फॉर क्लाइंट, बराबर, ब्रोकर को बोला तुम क्लाइंट के लिए शेयर खरीदो, उसने खुद के शेयर बेच दिए, ऐसा नहीं चलता, ये गलत बात। ट्रस्ट बेस्ड चल रहा है। ओके, आप अपना लॉस किसी और पे नहीं डाल सकते, आपको जो बोला वो करने का। सो यहाँ पे इट वाज हेल्ड दैट क्लाइंट वाज एंटाइटल्ड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड अफर्म टू राइट टू क्लेम सीक्रेट प्रॉफिट बाय ब्रोकर। ओके, ब्रोकर खुद के पैसे बना रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप गुड फेथ की होती है, ट्रस्ट बेस्ड चलता है। तो ट्रस्ट में यहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक है, आपको बोलना पड़ेगा मेरे शेयर है मैं आपको दूं, वो सीक्रेट प्रॉफिट अलाउड नहीं है। फिर डियर फ्रेंड, मिसरिप्रेजेंटेशन, when a person positively states that the fact is true, वो जो बोल रहा है वो बोल रहा है ट्रू है, बट विच इंफॉर्मेशन डज नॉट वारंट टू बी, उसे नहीं पता एक्चुअली ये ट्रू है कि नहीं, तो उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। when there is breach of duty by person without intention to deceive, ये वर्ड होना चाहिए, आपका इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है, तो उसे मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ओके, when the party causes other party agreement which is made by mistake of subject matter, consequences क्या होते हैं, सेम, voidable contract। रेमेडीज क्या होगी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो या आप उसको बोल सकते हो तुम कंटिन्यू करो, तो वॉइडेबल में तो हमेशा 2 ऑप्शन ही होते हैं। फिर आता है मिस्टेक, व्हेन बोथ द पार्टीज टू एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक, फैक्ट आपको पता नहीं थी, उसकी गलती हो गई, तो एग्रीमेंट स्टैंड्स वॉइड।
ओके, क्वेरी है एक आध बच्चे की, देख लेते हैं। क्वेरी कॉमन में लिखो डियर स्टूडेंट्स। सर वेयर देयर इज, सर मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड पूछ सकते हैं? हाँ, मैं फ्रॉड तो पूछते ही हैं, पूछ सकते हैं क्या? फ्रॉड इज देयर फेवरेट टॉपिक। मैंने तो आपको फ्रॉड का सेक्शन याद रखने के लिए बोला है। सर देयर वाज अ केस आस्क्ड इन आवर पीएसपी दैट डैड सोल्ड एन अनसाउंड हर्स टू डॉटर। हाँ, तो अनसाउंड तो उसमें क्या आएगा? इट इज ड्यूटी टू स्पीक। फादर और सन डॉटर के बीच में होगा तो इट विल बी ड्यूटी टू स्पीक, यानी यहाँ डैमेजेस मांग सकते हो। कॉमन ऑफ है ऐसा कौन कर सकता है? ओके, मैंने किया एवरीवन। सर कैन डैमेजेस बी क्लेम्ड इन मिसरिप्रेजेंटेशन? फेयर डैमेजेस हो तो मांग सकते हैं, जनरल रूल इज नो। टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स में जाते हैं। टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स में अगर हम जाते हैं तो मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो आपको पता है ना, मैंने बोला था इंडियन लॉ की गलती, ऐसा नहीं आपको इंडियन लॉ नहीं पता है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड ओनली। बट मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ होगा तो आपको एक्सक्यूज मिलेगा। यहाँ पे मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ में कॉन्ट्रैक्ट विल स्टैंड वैलिड ओनली। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है बायलेटरल दोनों पार्टी का, यूनिलेटरल एक मिस्टेक है तो वहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। बायलेटरल यानी दोनों पार्टी का मिस्टेक, गुड्स के लिए, क्वांटिटी के लिए, क्वालिटी के लिए, पैसों के लिए, आइडेंटिटी के लिए, टाइटेंट के लिए, कुछ भी हो सकता है, दोनों के मिस्टेक है तो वॉइड। यूनिलेटरल मिस्टेक है वेयर ओनली वन पार्टी हैज एग्रीमेंट अंडर मिस्टेक देन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। जिसकी गलती होगी वो कॉम्पनसेशन पे करेगा। ओके, जिसकी गलती होगी वो कॉम्पनसेशन पे करेगा अगर एक पार्टी की। Exception agreement is void when unilateral mistake relates to identity of the person contracted with or nature of contract। पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही हम गलत समझे थे या गलत पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा कैंसिल। यानी ध्यान ने मुझे बोला सर मुझे गुड्स भेजो और मैंने गुड्स फैजन को भेज दिया आनंद, तो इन दैट केस मेरी गलती है तो वो फैजन के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। ध्यान को तो अभी भी मुझे देना पड़ेगा। ओके, यूनिलेटरल यानी सिंगल पार्टी एरर। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक क्या होगा? द नेचर ऑफ मिस्टेक एंड नेचर ऑफ एग्रीमेंट। इन बायलेटरल मिस्टेक एंड द एग्रीमेंट इज void। इन यूनिलेटरल मिस्टेक as to identity of person contracted with or nature of contract or two other matter the agreement is void, agreement is void। कोई अदर मैटर हो तो देखना पड़ेगा, बाकी जनरली गलत पार्टी को पैसे दिए, गलत कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो void होगा। मिस्टेक में क्या हो सकता है? ऑब्लिगेशन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी यानी दुखी आत्मा जिसको नुकसान हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है ही मस्ट रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड। अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है तो आपको वापस देना पड़ेगा, एडवांस मिला है तो आपको वापस देना पड़ेगा। ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी, द पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक मस्ट रीपे और रिटर्न। ओके, मैंने गलती से कोई बेनिफिट दे दिया है तो मुझे वापस देना पड़ेगा। ओके, सो इन बोथ वे दे आर टेलिंग कि भाई जिसका नुकसान हुआ है उसको पैसे वापस देने का, जिसने गलत फायदा लिया है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। Dear friends, difference I'm not investing time, okay, क्योंकि डिफरेंस आप लोग बहुत अच्छे से कर लिया होगा, so I'm not wasting time। But as you know कि भाई coercion undue influence इंपॉर्टेंट है। coercion में फिजिकल फोर्स है, यहाँ पे मेंटल फोर्स है। क्रिमिनल एक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी जरूरी नहीं है, यहाँ पे यस है। पहचान होगी तो ही होगा। एक्सरसाइज बाय हुम, इट कैन बी बाय एनीवन, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। और यहाँ पे ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस पहचानते हैं तो ही होंगे। एनफोर्सिबिलिटीज ओके। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। फ्रॉड यानी डिसीव करना, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी इंटेंट टू डिसीव नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रूथ पता होता है, यू बिलीव दैट स्टेटमेंट इज अनट्रू, और यहाँ पे यू बिलीव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको पता ही नहीं आप जो बोल रहे हो सच है कि झूठ। Rescission of contract, the injured party can repudiate the contract and claim the damage। injured party entitled to repudiate the contract and restitution but cannot claim the damage। यानी जनरली जो फैजन का क्वेश्चन था, मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको जनरली डैमेजेस नहीं मिलते, जनरली नहीं मिलते। डिस्कवर द ट्रूथ, फ्रॉड तो ऐसा होगा कि आप ट्रूथ नहीं ढूंढ पाओगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट, फ्रॉड इज फ्रॉड। मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर आप कॉमन सेंस से डिस्कवर कर सकते थे ट्रूथ,
तो करना चाहिए, वो आपकी गलती अगर नहीं ढूंढ पाए तो। देन लीगलिटी, then legality of object and consideration. When there is unlawful observation in an agreement, its effect, consideration or object of agreement is unlawful when it is forbidden by law. लॉ ने मना किया और आपने ऐसा किया तो वो void. किसी प्रोविजन को छुपाने के लिए आपने कोई चीज किया, दबाने के लिए, तो इट इज void. If it is fraudulent, then it is void. किसी को इंजरी हुआ, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, then it is void. Opposed to public policy or immoral, then it is treated as void. हाँ, ये आईसीआई की बुक में से ही है, बट कौन सा है वो मुझे नहीं पता, वो पुराना था। आईसीआई की बुक नहीं, ये बुकलेट में आएगा, बुकलेट नहीं, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं होगा, इट विल बी समवेयर इन स्टूडेंट्स जर्नल, स्टूडेंट जर्नल हो सब साथ में। ये तो पुराना है मेरे हिसाब से, 2020 में था। फ्रूडलेंट यानी फ्रॉड, फ्रूडलेंट यानी फ्रॉड, किसी का फ्रॉड करने का इंटेंशन है। ओके, फिर आता है एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। एग्रीमेंट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में क्या होता है? ट्रेडिंग विथ एनिमी नहीं चलेगा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, फिर से बता रहा हूँ, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन यानी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हो, नहीं चलेगा। ओके, उसमें अन्याय जिसने किया उसको सजा नहीं मिलती अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हो, तो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन नहीं चलता। मेंटेनेंस चैम्पर्टी मैंने 10 बार समझा है। मेंटेनेंस यानी किसी का केस आप लड़ रहे हो बट आपको उसमें से कुछ चाहिए नहीं, ओके, आप सपोर्ट कर रहे हो, उसको न्याय मिले उसके लिए, मेंटेनेंस इज वैलिड। चैम्पर्टी यानी कि आप किसी का केस लड़ रहे हो लेकिन उस केस में से जो पैसे आएंगे उसमें से आपको हिस्सा चाहिए, उसको चैम्पर्टी बोलते हैं। रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल लिबर्टी, किसी की पर्सनल लिबर्टी आप ले रहे हो कॉन्ट्रैक्ट करके, भाई तुम्हें वोट नहीं करने का, तुम्हें डांस नहीं करने का, वो गलत है। इंटरफियरिंग कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, ओके, एडवोकेट को पैसे देके काम करवाना, जज को पैसे देके काम करवाना, इंटरफियरिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट अलाउड। मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो आप, नहीं चलेगा। पब्लिक ऑफिस आप सेल कर रहे हो, ताजमहल बेच दिया, नहीं चलेगा। पेरेंटल राइट रोक रहे हो, नहीं चलेगा। ब्रोकरेज, किसी की शादी करवाने के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नहीं चलेगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि शादी.com और एक्सेट्रा अलग है, क्योंकि शादी.com वाले पैसे नहीं लेते, शादी नहीं करवाते, वो खाली आपको मैच करके देते हैं, तो वो भी एक केस स्टडी के एंगल से पूछे तो ध्यान रखने का। ब्रोकरेज नॉट अलाउड, बट वो लोग मैरिज नहीं करवाते, वो आपको मैच दिखाते हैं खाली। रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप मुझ पे कभी केस नहीं कर सकते हो, ऐसा एग्रीमेंट नहीं चलता। किसी को बिजनेस करने से रोकना नहीं चलता है एक्सेप्ट गुडविल, आपने बिजनेस बेचा है गुडविल के साथ तो रोक सकते हो, वरना नहीं रोक सकते। किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते। ओके, तो दैट आर एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी गिवन इन मच मोर डिटेल इन बुक। ओके, बट ये बुलेट पॉइंट्स है तो आपको दिमाग में रहेंगे। एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कोर्ट ने स्पेसिफिकली मना किया है। सो लॉ डिक्लेयर्स फॉलोइंग एग्रीमेंट टू बी इलीगल और वॉइड। एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टी, पागल आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मिस्टेक वाले में कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। कंसिडरेशन, जिसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, किसी का मर्डर करने के लिए पैसे दे रहे हो, नहीं चलेगा। बिजनेस नहीं कर सकता, इसके लिए आप एग्रीमेंट करते हो तो नहीं चलेगा एक्सेप्ट सेल ऑफ गुडविल। लीगल प्रोसीडिंग, आप मुझ पे कभी केस नहीं कर पाओगे, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता है। सेम थिंग रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, दिस इज रिपीटिशन। विदाउट कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन नहीं चलते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं चलते। अबव क्वेश्चन, दिस इज ऑलमोस्ट रिपीटिशन। जिसका मीनिंग नहीं निकलता है वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। रेसिप्रोकल, आधा लीगल और आधा इलीगल दोनों चलेगा, ऐसा नहीं होता। उसको स्प्लिट कर सकते हैं तो लीगल हो जाएगा, स्प्लिट नहीं कर सकते तो दोनों बंद हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा और वेजरिंग नहीं चलता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, जो कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि ये वॉइड है वो तो वॉइड ही रहेगा, वॉइड एब इनिशियो ही हो जाएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इजी हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विल टेक ब्रेक ऑफ 5-10 मिनट्स। 10 बजे शायद बंद खत्म ना भी हो, थोड़ा ज्यादा भी चलेगा, जिसको अटेंड करना है वो कर सकते हैं। ओके, गिव मी 10 मिनट्स ब्रेक, क्योंकि मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ ना तो आप लोगों को भी ऊपर से जाना शुरू होगा। अभी 10 मिनट है ना, मोबाइल साइड में रख दो, लैपटॉप 10 मिनट साइड में रख दो बराबर, क्योंकि फिर मैं वापस स्पीड में जाऊंगा।
स्पीड में क्या होता है, देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन कमिंग अप इन योर माइंड, ओके। तो बीच में थोड़ी देर सो जाओगे तो काफी चला जाएगा, उससे ज्यादा 10 मिनट ब्रेक ले लो। डोंट वॉच मोबाइल गैजेट्स और एनीथिंग, ओके। इट्स 9:10, 9:08 most probably. After 10 minutes we'll restart from here and then we'll end up entire contract and some portion of होगा, ओके। आपके डाउट्स है तब तक आप डाउट्स रखो, बट डोंट लीव, ओके। स्क्रीन मत देखना थोड़े टाइम, 10 मिनट तक। ये लेक्चर्स मैं ट्राई करता हूँ फिर अपलोड कर देने का, बट टाइम लगेगा, एक आध दिन हो सकता है, ओके। सो वी रीस्टार्ट आफ्टर 10 मिनट्स।